सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप बहुत जल्दी से उत्तराखंड वन आरक्षी परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ पटवारी का जो पेपर लीक हो गया था तो उसके बाद वो पेपर भी होगा। तो ये सारी वीडियो आपको, जितने भी आपने उत्तराखंड के ग्रुप सी के फॉर्म भरे हुए हैं दोस्तों, तो उनमें आप लोगों को बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं सीरीज चला रहा हूँ ये, तो आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने की जिनकी संभावना होती है दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों का संकलन मैं इस वीडियो में करके लाया हूं। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को किसके द्वारा लिखा गया। यानी कि 6 फरवरी 2016 से हमारा एक राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन। तो ये उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है। और लिखा किसने है, तो यहाँ पर ऑप्शन है राम सिंह बिष्ट, हरीश बिष्ट, शिव सिंह बिष्ट या हेमंत बिष्ट। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, तो ये लिखा है हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और 6 फरवरी 2016 को लिखा गया था दोस्तों ये। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और गाया किसने है उत्तराखंड का राज्य गीत, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली कब घोषित किया गया। कॉमन पीकॉक हम जैसे कि जानते हैं कि दोस्तों उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है, कॉमन पीकॉक है उसका नाम, या फिर इसको लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लोग मोर या फिर कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया। यहाँ पर ऑप्शन है 7 नवंबर 2016 को, 1 जनवरी 2017 को, 22 दिसंबर 2015 को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कॉमन पीकॉक को 7 नवंबर 2016 को क्या किया गया था, राज्य तितली घोषित किया गया था। और कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य तितली कौन सी है, तो कॉमन पीकॉक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। छठ पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर किस जिले में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछा जाता है कि छठ पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि छठ पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपका उत्तरकाशी में दोस्तों। ठीक है, उत्तरकाशी में मनाया जाता है छठ पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का आरोहण कब किया। यानी कि बछेंद्री पाल जो कि पहली महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, तो ये सबसे पहली बार कब मतलब एवरेस्ट पर पहुंची थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 5 सितंबर 1982, 6 दिसंबर 1983, 24 मई 1984 या 8 सितंबर 1992। तो याद रखेंगे दोस्तों, 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल एवरेस्ट का आरोहण इन्होंने किया था दोस्तों। 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंची थी दोस्तों। बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि अपने उत्तरांचल से हैं ये, तो इसलिए पूछ लिया जाता है। तो 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का आरोहण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संतला देवी का मंदिर किस स्थान पर है। तो संतला देवी का एक ऐतिहासिक और ये कह सकते हैं कि धार्मिक मंदिर जो हमारा है, ये किस स्थान पर है। यहाँ पर है जोशीमठ, टिहरी, जोनसार या देहरादून। तो याद रखेंगे दोस्तों, संतला देवी का जो मंदिर है वो आपका है देहरादून में स्थित है। बहुत ही लोग यहाँ पर दूर से आते हैं, देश विदेशों से आते हैं। तो आप याद रखेंगे कि संतला देवी का जो मंदिर है वो देहरादून में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पाला मनेरी परियोजना किस नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पाला मनेरी परियोजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यमुना, अलकनंदा, भागीरथी या मंदाकिनी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पाला मनेरी परियोजना है ये भी आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी में है, और ये लगभग 420 मेगावाट की परियोजना है जो कि आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है पाला मनेरी परियोजना दोस्तों। 420 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो पाला मनेरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? तो केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? बुग्याल जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जो घास के छोटे मैदान होते हैं या घास के जो मैदान होते हैं उत्तराखंड में, उन्हें बुग्याल करके पुकारा जाता है। तो केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? यहाँ पर ऑप्शन है बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या देहरादून। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो केदार खर्क बुग्याल है ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है और कई बार पूछ लिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है 2002, 2004, 2005, 2006। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम एक्चुअली संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था और ये जो पारित किया गया दोस्तों ये नवंबर 2005 में किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 2005 में राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछ लिया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हिमालयन गजेटियर किसने लिखी है, तो वो ई एटकिंसन ने लिखी थी। यहाँ पर है हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी बैरन, जीसी फ्रेंच, ई एटकिंसन या जे विल्सन। तो याद रखेंगे दोस्तों, हिमालय आर्ट जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वो लिखी है जीसी फ्रेंच ने। जीसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट पुस्तक लिखी है दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे आप लोग इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिलमैन पत्रिका का संपादन किया था। तो हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो हिलमैन पत्रिका का जो संपादन किया गया वो लगभग 1918 के आसपास किया गया था दोस्तों। ठीक है, 1918 के आसपास। और इसका जो संपादन किया गया था वो किया गया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, लगभग 1918 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मंगलेश डबराल कौन थे? तो मंगलेश डबराल कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है इतिहासकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या लेखक साहित्यकार। तो मंगलेश डबराल जो थे दोस्तों उत्तराखंड के या कह सकते हैं हमारे देश के सुप्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार थे। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, वो थी आपकी पहाड़ पर लालटेन। कई बार पूछ लिया जाता है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहेंगे मंगलेश डबराल की है दोस्तों। तो मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन लिखी है, लेखक और साहित्यकार थे दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल का महर्षि तथा गढ़वाल जनजागरण का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है या फिर गढ़वाल जनजागरण का पितामह किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है वीरचंद सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी, तारादत्त गैरोला या बिपिन चंद्र जोशी। तो याद रखेंगे दोस्तों, गढ़वाल का महर्षि या फिर गढ़वाल जनजागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। ठीक है, तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि भी कहा जाता है या फिर गढ़वाल जनजागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस झील के किनारे झूला मेला लगता है? झूला मेला किस झील के किनारे लगता है? यहाँ पर है झिलमिल झील, श्यामताल, द्रोण सागर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आश्रम के बगल में श्यामताल है। ठीक है, चंपावत में। कहाँ पर है दोस्तों ये? चंपावत में श्यामताल है और इसी के किनारे आपका झूला मेला लगता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, झूला देवी मंदिर कहाँ है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो अगर झूला देवी मंदिर के बारे में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखेंगे आप लोग, वो रानीखेत में है आपका। कहाँ है? रानीखेत के आसपास में है झूला देवी मंदिर। लेकिन झूला मेला कहाँ लगता है? तो श्यामताल के आसपास लगता है और चंपावत में लगता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो मेला आपका चंपावत में लगता है, जबकि झूला देवी मंदिर जो है आपका वो रानीखेत अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कुमाऊं के देवता यहाँ पर ऑप्शन है पद्मादत्त पंत, शिखर चंद, महेश चंद्र या पद्म दत्त। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है पद्मादत्त पंत ने। ठीक है, पद्मादत्त पंत की पुस्तक है कुमाऊं के देवता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो कुमाऊं की देवता किसने लिखी है? पद्मादत्त पंत ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। खेती खान का सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन है देहरादून में, चंपावत में, नैनीताल में या उधम सिंह नगर में। तो खेती खान का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो आपका चंपावत जनपद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चंपावत जनपद में खेती खान का सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो मानेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? यहाँ पर ऑप्शन है चमोली में, चंपावत में, पौड़ी में या पिथौरागढ़ में। तो मानेश्वर मेला दोस्तों ये लगता है आपका चंपावत में, चंपावत में बालेश्वर मंदिर में। तो मानेश्वर मेला लगता है चंपावत जनपद में, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, मानेश्वर मेला आपका चंपावत में लगने वाला मेला है और ये भी उसी प्रकार का है। कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उस पे वहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो मानेश्वर मेला चंपावत का प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग किस शहर में स्थित है? तो सेवा का अधिकार आयोग उत्तराखंड का किस शहर में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है ऋषिकेश, उत्तरकाशी, नैनीताल या देहरादून। तो दोस्तों उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग जो स्थित है वो है आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक वीरांग गांव किस जनपद में है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा वीरान जो गांव है वो किस जनपद में स्थित है उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? तो वो है आपका ऑप्शन है यहाँ पर नैनीताल, चमोली, पौड़ी या चंपावत। तो याद रखेंगे दोस्तों, पौड़ी का एक गांव है जो सबसे ज़्यादा वीरान गांव है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी में सबसे ज़्यादा वीरान गांव स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पर चलेंगे दोस्तों। पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है बागेश्वर, देहरादून, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है और इससे पूर्व भी पूछा गया है दोस्तों। तो पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अंकिता ध्यानी का संबंध है। तो गोल्डन गर्ल कहा जाता है अंकिता ध्यानी को, का संबंध किससे है? तैराकी से, बॉक्सिंग से, रेसलर से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अंकिता ध्यानी जो है वो आपकी एथलीट हैं। क्या है? एथलीट। ठीक है, एथलीट हैं। दौड़ 10,000 मीटर और 10,000 और 5,000 मीटर इस तरीके की दौड़ मारती हैं दोस्तों। तो एथलीट यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल अंकिता ध्यानी का संबंध एथलीट से है, याद रखेंगे। रेलवे के लिए खेलती हैं दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के कुमाऊं भाषा में झोई शब्द का संबंध है। झोई शब्द का संबंध है त्योहार से, नृत्य से, खाद्य पदार्थों से या इनमें से कोई नहीं। तो झोई शब्द दोस्तों जिसको हम लोग कड़ी कहते हैं उसी भाषा को झोई या झोली कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में। तो खाद्य पदार्थ इसका आंसर हो जाएगा कि झोई शब्द का संबंध किससे है? खाद्य पदार्थ से है। जब ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो झोई शब्द का संबंध खाद्य पदार्थ से होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, बद्रीदत्त पांडे, शेखर पाठक या रामचंद्र गुहा। तो याद रखेंगे दोस्तों, द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने दोस्तों, याद रखेंगे। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक। ये मसूरी में ही रहते थे। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द रूम ऑफ द रूफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? थोड़ा से मैंने इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों के सामने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यहाँ पर है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो लगभग 450 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों,
450 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो जो अगर पाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा जाता है। तो जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ पर है पशुपालन, शिकार, खेती या मछली पालन। तो पुरापाषाण यानी कि जो पाषाण युग का जो सबसे पहला युग था, उस समय दोस्तों इनका एकमात्र व्यवसाय था वो था आपका शिकार करना। शिकार से ही ये अपना क्या करते थे, क्योंकि गुफाओं में रहते थे। ठीक है, खेती और ये पशुपालन तो ये नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य सीखा दोस्तों। तो पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आपका शिकार करना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंध सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो सिंध सभ्यता के निवासी दोस्तों ये कह सकते हैं कि लोहा धातु से अपरिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि अन्य धातुओं का उन्हें ज्ञान था। तो लोहा से अपरिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों। तो अगर पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा, मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सूरत, कोचीन, कांडला या चेन्नई। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन था 1965 का, ये स्थापित किया गया था कांडला में दोस्तों। याद रखेंगे, कांडला में पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में स्थापित किया गया था दोस्तों, एशिया, पूरे एशिया का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, वाराणसी या भोपाल। तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है दोस्तों। वाराणसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में, तो इसलिए आप लोग इसे भी माइंड में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? तो सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सद्दाम बीच है वो आपका केरल में स्थित है। ठीक है, सद्दाम बीच किस राज्य में है? केरल में है। और आपको पता होना चाहिए कि 1991 ईस्वी में जो खाड़ी देशों का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें ही सद्दाम हुसैन जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके नाम पर केरल में एक बीच बनाया गया जिसका नाम था सद्दाम बीच रखा गया है उस बीच का नाम। ठीक है ना, तो सद्दाम हुसैन के नाम पर रखा गया है सद्दाम बीच। तो ये आपका केरल में स्थित है दोस्तों, इसे अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? केवल सतलुज, सतलुज और ब्यास, सतलुज, ब्यास और रावी, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। तो याद रखना दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें जो पानी आता है वो आता है आपका सतलुज और ब्यास नदियों के द्वारा दोस्तों। याद रखेंगे, सतलुज और ब्यास नदियों के द्वारा इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप लोग क्लियर याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर को पानी सतलुज और ब्यास नदियों से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है यहाँ पर है नागा, खासी, अंग्रेजी या मिजो। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नागालैंड है यहाँ की जो आधिकारिक या मुख्य भाषा है वो आपकी है अंग्रेजी। याद रखेंगे अंग्रेजी। यद्यपि नागा भाषा बोली जाती है, खासी भाषा बोली जाती है, थोड़ा थोड़ा मिजो भाषा भी बोली जाती है, लेकिन नागालैंड की जो मुख्य भाषा है या फिर आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करें दोस्तों, वो आपकी कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो से मैं जो क्वेश्चनों का संकलन मैंने किया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आप लोगों का जो 22 तारीख को होने वाला है जो पेपर, वहाँ पर भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ आप लोगों का जो पटवारी या फिर जो अपकमिंग एग्जाम है उत्तराखंड ग्रुप सी के, वहाँ पर सभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके के नए नए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आता रहता हूँ।
एक रिक्वेस्ट लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि दोस्तों अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे इसी तरीके से प्रेरणा मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन करते हुए आता रहूं दोस्तों। तो आप लोग हैरान मत होइएगा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का जो सिस्टम है दोस्तों, वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके के हम युवाओं की ज़िंदगियों से खेल रहा है हमारा सिस्टम। तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमने इस परीक्षाओं को हरा के दिखाना है, इस सिस्टम को हरा के दिखाना है। इसी संकल्प के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत,